हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो आओ आज का हमारा एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आओ इसको हम शुरू करते हैं। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर। बहुत ईयर से, बहुत लंबे ईयर से साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि हमें कुछ एविडेंस मिले। ठीक है, फॉसिल्स आर रिमेनिंग हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। देखो अब फॉसिल्स क्या होते हैं। पहली बात, हमारे पास एक टर्म आ रहा है फॉसिल। तो जैसे मान लो कोई रॉक है, रॉक चट्टान। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए रॉक मेनी टाइप्स के होते हैं। इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंटेड रॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो, ये तुम जो देख रहे हो वो है तुम्हारा सेडिमेंटेड रॉक्स। हमारे पास कोई और भी वो होगा, यही है। चलो देखो, ये है हमारा सेडिमेंटेड रॉक्स। ये अलग अलग पीरियड का है। यहाँ पे तुम देखो तो ये तुम्हारा है जुरासिक पीरियड का, ये तुम्हारा है क्रिटेशियस पीरियड का। ठीक है, देख रहे हो, ये अलग अलग पीरियड का है। तो अलग अलग पीरियड का मतलब जैसे अभी टाइम चल रहा है ना अपना, उसमें अगर कोई दिक्कत आई, मतलब लैंडस्लाइड हुआ या फिर कोई नेचुरल इवेंट हुआ, मतलब कोई घटना हुआ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है वो दब गया, मान लो वो मिट्टी में और रॉक्स में दब गया। हजारों सालों बाद वो अब फॉसिल बन जाएगा। उसके जो बोन्स रहेंगे, जो मतलब बाकी के ऑर्गन्स, ऑर्गन तो तुम्हारे डिजॉल्व हो जाएंगे मिट्टी में। ठीक है, और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी उस पर और ख़त्म कर देगी उसे। बट बोन्स चांसेस हैं कि वैसे की वैसी, मतलब थोड़ा सा खराब होंगी, बट एक फॉसिल एक स्ट्रक्चर के लिए वो ठीक रहेगी। ठीक है, तो जैसे देखो, इसको देखो, ये है डस्टर। तो जैसे मान लो ये ना, इस अगर इस पे कोई लेयर चढ़े, इस पे कोई लेयर चढ़े, तो ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, एक सेकंड रुको, ये जो स्पेस है, ये ऐसे का ऐसे अगर कोई केयरफुल स्टडी करे तो उसे ऐसे का ऐसे एक शेप मिल सकता है ना। तो इससे मतलब थोड़ा तो आइडिया लगेगा कि ये कैसा था, इसमें किसके यूज के लिए था। तो ऐसे जब हम रॉक्स की और बाकी स्टडी करते हैं इसकी, तो उसके फॉसिल्स को देख करके हम उस एनिमल का, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हम बनाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, rocks from sedimented and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sedimented one over the other during the long history of earth। देखो, ये जो तुम देख रहे हो फोटो, ये 1-2 साल का नहीं है, 2-4-100 साल का नहीं है, ये हजारों साल, लाखों साल का है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि जैसे अगर ये मार्कर है, अगर तुम इसको बीच में से काट दो और इस व्यू से देखो, इस पॉइंट से देखो, तो उसे तुम बोलोगे क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दबा हुआ है और वो फॉसिल बन चुका है, तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो इसमें उसका मतलब उसके शेप जैसा कुछ मिलेगा हमें, और उससे हम डायग्राम से, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई है आज के टाइम पे, तो उससे हम पता कर लेंगे कि वो कैसा उस टाइम पे दिखता होगा। ठीक है, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। तो ऐसा जो अलग अलग सेडिमेंट है, अलग अलग लेयर्स हैं, वो अलग अलग टाइम पीरियड की हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेयर बनी हो तो उस टाइम का पर्टिकुलर कोई जानवर उसमें मर गया हो। ठीक है, some of them appear similar to modern organism। Figure 6.2 they represent extinct organism डायनासोरस। देखो ये जो तुम्हारे देख रहे हो ये डायनासोर्स हैं। ठीक है, तो ये जो तुम देख रहे हो टीरेक्स, ये उस टाइम पे बहुत खतरनाक था, जब इनका पीरियड चल रहा था उस टाइम पे ये बहुत खतरनाक डायनासोर था। ठीक है, तो इनको देखो, जैसे अगर ये किसी लेयर पे दबे हैं तो इनके जैसा, इनके शेप के जैसा वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इनका पूरा पूरा बॉडी खत्म भी हो जाता है, डिजॉल्व भी हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ करके उसे खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद भी इनके शेप जैसा बना रहेगा। और जो स्टडी करते हैं इस चीज़ की, बहुत बारीकी से ब्रश से हटा हटा करके होता है इनका। ठीक है, तो उन्हें एक स्ट्रक्चर मिलेगा और वो इस स्ट्रक्चर के हेल्प से मतलब वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। एंड दिस इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड।
देखो पेलियोंटोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ, देख रहे हो यहाँ पे जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म का हेड है 50 मिलियन ईयर्स एगो, देखो, और ये जमीन में कहीं दबा हुआ था, ठीक है, जमीन में कहीं दबा हुआ था और ये स्टडी के टाइम हमें ऐसे मिला। और बाकी के तुम भी देख सकते हो, ये तुम्हारे ग्रे वेल का है, ये इटीसीटस का है 25 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें फॉसिल्स मिलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि तुम एज कैसे कैलकुलेट करोगे फॉसिल्स की, तो इसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर, आगे हम देखने वाले। एक टर्म आ रहा है कि ये फॉसिल होता क्या है, जैसे अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं है ये फॉसिल होता क्या है। देखो प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल के रखना, ठीक है, संभाल के रखा हुआ कुछ भी, ठीक है। एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ, पुराने जीवन का सबूत, ठीक है, फॉसिल उसे बोलते हैं। एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ मतलब भूतकाल, अपने पास्ट के जितने भी सबूत हैं कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, अगर वो आज के टाइम पे हैं तो उसे हम बोलेंगे फॉसिल्स, अगर वो जिंदा है तो उसे हम बोलेंगे लिविंग फॉसिल्स, मतलब जीवित फॉसिल्स, ठीक है। हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड, देखो फॉसिल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये अलग अलग लेयर है तुम्हारी, ठीक है। द एनिमल डाइज एंड द बॉडी स्किन इनटू द बॉटम ऑफ वाटर, देखो किसी लेयर पे एनिमल मरा, ठीक है, और बॉडी उसकी डूब गई पानी के सतह पे, एकदम जहां से पानी है उसके एकदम बॉटम पे, बॉटम मतलब होता है एकदम सतह, ठीक है। तो कोई ऑर्गेनिज्म मरा और उसकी बॉडी डूब के चली गई एकदम बॉटम पे। द रिमेन ऑफ बॉडी गॉट रॉट एंड कवर्ड विथ मड, उसकी जो बॉडी है वो अब सड़ने लगी और वो मड से, मिट्टी से वो मिक्स हो गई। ओवर टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट कवर द बोन्स, बोन्स उसकी प्रिजर्व रह सकती हैं और ओवर टाइम के बाद उस बोन्स को मिट्टी से वो ढक लेंगी, ठीक है। द सेडिमेंटेड इनकेसिंग द बोन्स हार्डन इनटू रॉक्स, अब जो बोन्स हैं, अब वो धीरे धीरे रॉक्स में कन्वर्ट होती जाएंगी, ठीक है। एज द बोन स्लोली डीके मिनरल फिल्टर्स डाउन इनटू द स्पेस रिप्लेस द केमिकल इन बोन, अब देखो जैसे जैसे बोन तुम्हारा उस एनिमल का हड्डी डीके होगा, घुलेगा, सड़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे उस बोन्स की जो मिनरल्स होंगी वो तुम्हारे वहाँ ये पर्टिकुलर एरिया के सॉइल में चली जाएंगी, ठीक है, और बोन का जो मिनरल होगा उसे रिप्लेस कर देंगे। लेयर्स ऑफ रॉक गेट वॉर्न अवे बाय विंड एंड एयर, अब जैसे जैसे मान लो अगर हवा चली या फिर बारिश हुई तो वहाँ की मिट्टी हटने लगी, ठीक है। ऑल एलोजर्स फॉसिल्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है, एलोसोरस, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे जब स्टडी करने जाते हैं इसकी, तो वो अगर सर्च करते हैं, तुमने कई वीडियो देखी होगी कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो अब ऐसे ही कहीं जाते हैं और थोड़ा थोड़ा हटाते ब्रश मारते रहते हैं और वहाँ पे कुछ उन्हें मिल जाता है, तो ऐसे ही इन सब चीज़ों की भी स्टडी होती है, ठीक है, तो ऐसे हमें मिलता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो अलग अलग टाइम पीरियड। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल, देखो अर्नस्ट हैकल ने दिया था एम्ब्रियोलॉजिकल, अब मेन क्वेश्चन जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब होता है कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रियो होते हैं उनका जो इनिशियल स्टेज होता है वो सब में ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है, मतलब सेम होता है देखने में, यहाँ से तुम देख सकते हो। चलो अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी आगे है पीपीटी में, ठीक है। Based upon the observation of certain features during embryological stage common to all vertebrates that are absent in adult, देखो सारे वर्टिब्रेट जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है, जिन भी एनिमल्स के पास, उन्हें हम वर्टिब्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, सभी वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी एम्ब्रियोलॉजिकल फेज, जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बना, उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, और जब वो पर्टिकुलर एम्ब्रियो बड़ा होता है तो अलग अलग एम्ब्रियो में वो फीचर्स गायब हो जाते हैं। तो इससे ये हुआ कि एम्ब्रियो तो सारे थे, उसमें एक एक फीचर कॉमन था, जब वो बड़े हुए तो जरूर कुछ अलग हुआ, कुछ वेरिएशन आया, कुछ इवॉल्व हुए वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट, देखो जैसे गिल स्लिट होता है, गिल स्लिट ह्यूमंस में वेस्टिजियल का मतलब किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो होता है
ह्यूमंस का भी बात कर रहे हैं, जब ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है तो उसमें भी गिल स्लिट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हेड के बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड हेड, ठीक है। तो यहाँ पे गिल स्लिट तो एम्ब्रियो में पाया जाता है, लेकिन ये एडल्ट फेज में किस में होता है? फिश में होता है, मछली में होता है, बट बाकी सारे वर्टिब्रेट्स में खत्म हो जाता है। तो जरूर कुछ ना कुछ वेरिएशन है, कुछ इवॉल्व हुआ है, ठीक है। However, this proposal was disapproved on careful study performed by कार्ल अंश वॉन बियर। देखो, इस चीज को वॉन बियर ने डिसअप्रूव कर दिया, मतलब गलत प्रूव कर दिया, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा ही होगा कि एक साइंटिस्ट अपना थ्योरी देगा, दूसरा उसे गलत प्रूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था तुम्हें एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे कार्ल अर्नस्ट ने इसे कैंसिल कर दिया। एक चीज तुम नाम में कंफ्यूज मत होना, दोनों के नाम में अर्नस्ट आ रहा है, ठीक है, तो इनको याद रखना वॉन बियर और इनको याद रखना हैकेल, ठीक है। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। उन्होंने बियर ने वॉन बियर ने ऐसा नोट किया कि जो एम्ब्रियो होते हैं वो एडल्ट स्टेज में नहीं जाते। He noted that embryo never pass through the adult stage of other animals. Comparative anatomy and morphological show similarity and difference between among organisms of today and those that extinct ago. देखो, कुछ एनाटॉमिकल मतलब बोन और इंटरनल ऑर्गन की स्टडी, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर आउटर कौन कैसा दिखता है उसे मॉर्फोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज भी मतलब अच्छा सेम और डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है, ये दोनों दिखा रहा है आज के एनिमल्स में और हजारों साल पहले जो एनिमल्स थे उनमें। कुछ सिमिलरिटीज भी दिखा रहा है, कुछ डिफरेंस भी दिखा रहा है, किसमें? अंदर के ऑर्गन्स में और बाहर से जो जैसा दिखता है उसमें, ठीक है। Such similarity can be interpreted to understand whether the common ancestor were shared or not. ऐसे कुछ जो तुम्हारे इंटरप्रिटेशन है, जो बातें हैं, जो स्टडीज हैं, वो हमें हेल्प करती हैं ताकि हम ये समझ सके कि हमारे एंसेस्टर हमसे मिलते जुलते थे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वेल्स, बैट, चीता, ह्यूमन। वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, ऑल मेमल्स, सारे मेमल्स हैं। शेयर सिमिलरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। फोर लिम्ब तुम्हारा ये होता है, ठीक है, ये फोर लिम्ब होता है, उसमें ये सारे, चाहे वो वेल मछली हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो बैट हो, बैट चमगादड़, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, इन सब की एनाटॉमिकल स्टडीज ये सिमिलरिटी शो करती है। कैसे? देख रहे हो यहाँ पे, ये तुम्हारी बोन्स हैं, ये तुम्हारे फिंगर्स हैं, ठीक है, तो देख रहे हो कहीं ना कहीं एनाटॉमिकली ये मैच हो रही है, ठीक है। तो इसे तुम क्या बोलोगे? होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। Though these forelimbs perform different function in these animals as they have similar anatomical structure, all of them are humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal phalanges in their forelimb. Hence, in these animals, the same structure developed along different direction due to adaptation of different needs. This is divergent evolution. Homology indicates common ancestor. देखो, होमोलोगस का मतलब होता है कि डिफरेंट फंक्शन हो। होमोलोगस का मतलब होता है ओरिजिन सेम हो। ये जो होमोलोगस तुम देख रहे हो ना, ये सारे होमोलोगस, इसका मतलब होता है सेम ओरिजिन, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शन, ठीक। तो अब देखो, अब यहां पे क्या कह रहा है, ये जो तुम्हारा देख रहे हो, ये तुम्हारा है ह्यूमरस। रेडियस अल्ना को याद करने के लिए एक बेस्ट तरीका है, अपने हाथ को तुम ऐसे देखो और अनरिजर्व कर लो, अनरिजर्व, यू आर, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड में जो तुम्हारा लेफ्ट साइड होगा वो तुम्हारा होगा अल्ना, और राइट में राइट वाला होगा रेडियस, ठीक है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्लास 11th के ह्यूमन मॉर्फोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम देख लेना, ठीक है, उसमें ध्यान से हम बता देंगे। Hence, in these animals, same structure developed along direction due to adaptation and देखो, सब में एनाटॉमी तो सेम है बट फंक्शन उनका अलग अलग हो रहा है, तो वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने फंक्शन को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। सारे में होमोलोगस ऑर्गन्स हैं और कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक यहाँ पे कोई कैरेक्टर है, अब ये यहाँ से अलग अलग उसमें चले गए हैं इन्वायरमेंट में,
तो अब ये डाइवर्ज हो गए, डाइवर्ज मतलब फैल गए, ठीक है। कन्वर्ज मतलब वैसे एक पास आए, सिकुड़ गए, ठीक है। लेंस पढ़े हो ना, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। देखो मैन में ये ऐसे है, चीता में इस एनाटॉमी तो सेम है, क्योंकि इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ये सारे के सारे इसमें सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं थोड़े अलग है और फंक्शंस भी थोड़े अलग है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन्स। दूसरा इसका एग्जांपल है वर्टिब्रेट का दिल और दिमाग। इन प्लांट्स द थॉर्न एंड टेंडल्स ऑफ बुगनवेलिया आर कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। यहाँ पे देखते हैं, देखो बुगनवेलिया और कुकुरबिटा, ये टेंड्रिल है, पकड़ के चढ़ने का काम करता है। जैसे घर में कोई प्लांट होता है, देखते हो किसी रॉड के अगेंस्ट वो घूम घूम के ऊपर तक चला जाता है। थॉर्न है, कांटा है बुगनवेलिया का। अब ये है सेम, मतलब इनका जो ओरिजिन है, ये जिस चीज से बने हैं वो एक है, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ पे ये क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, और इसको तोड़ने जाओ हाथ में चुभ जाएगा, बच जाओगे, नहीं तोड़ोगे, ठीक है। Homology is based on divergent evolution where analogy refers to situation exactly opposite. HD ऐसे याद रखो, HD में कोई HD क्वालिटी में कोई वीडियो देखते हो तो उससे तुम याद रखो HD, होमोलोगस, डाइवर्जेंट और AC, एनालोगस, कन्वर्जेंट, ठीक है। होमोलोगस, डाइवर्जेंट, एनालोगस, कन्वर्जेंट। इसमें होमोलोगस में याद रखना इंसान, बैट, चीता और वेल, और इधर बुगनवेलिया और कुकुरबिटा, ये तुम्हारे आते हैं HD में, ठीक है, इसको याद रखना। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर लुक अलाइक, दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर बट दे डू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब तुम बटरफ्लाई और बर्ड, चिड़िया और तितली, इन दोनों के उसको देखो, बर्ड विंग्स को, पंख को, तो तुम्हें ये मतलब फंक्शन इनमें सेम मिलेगा, उड़ने में हेल्प करती हैं, बट इनकी एनाटॉमी अलग अलग होगी, जो इनके बोन्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है कि सेम फंक्शन, ठीक है, विथ डिफरेंट ओरिजिन ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है। Hence analogous structure are result of convergent evolution, different structure evolving for same function and having similarities. देखो homologous, same origin, different function, same origin, different function, homologous, same function, different origin, analogous, ठीक है। और ऐसे याद रखना HD और AC, इसे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। Other examples of analogy are the eye of octopus and mammals or the flipper of penguin and dolphin. ऑक्टोपस की आई देख लो और मेमल्स की आई देख लो, फंक्शन में वो है सेम है, बट ओरिजिन इनका अलग अलग है। फ्लिपर्स जो ऐसे ऐसे हीट से मतलब प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं फ्लिपर्स, उनको तुम देख लो। पेंगुइन का और डॉल्फिन का सेम उनके फंक्शन होते हैं, बट उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। One can say that it is similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive feature in the different group of organisms but toward the same function. तुम कोई भी इजीली कह सकता है कि जो तुम्हारा एक कोई कॉमन हैबिटेट का मतलब कोई इन्वायरमेंट, कोई जगह है, ठीक है, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन मतलब वो हुआ है, कुछ पर्टिकुलर एडाप्टिव फीचर्स ही वहाँ पे, जैसे मान लो कोई इन्वायरमेंट है, ये रूम है, अभी सब कुछ छोड़ो, ये रूम है। जैसे मान लो कोई साउथ अफ्रीका से आया, कोई कहीं से आया, ठीक है। साउथ अफ्रीका वाले को क्या चाहिए, यहाँ पे आएगा तो उसे वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे उसे थोड़ा नॉर्मल फील होगा, ठीक है। AC चला दूँ तो जो वहाँ से हैं, पोलर रीजन से हैं और साउथ अफ्रीका रीजन से हैं, उनमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पोलर रीजन वाले को ठंडी लगेगी और साउथ अफ्रीका वाले को मतलब थोड़ी गर्मी लगेगी, ठीक है। तो निक्को को, अब आई डोंट नो ये वर्ड लीगल है इलीगल है क्या है। तो देखो क्या हुआ कि वहाँ पे इस रूम के लिए, पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए कोई एक पर्टिकुलर फीचर चाहिए ना, अगर कोई पोलर रीजन से आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा हाई रहेगा, तो वो आसानी से क्या वो करेगा, उसे दिक्कत होगी, समझ रहे हो। पोलर रीजन में ठंडी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी उसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर रखोगे तो उसे दिक्कत होगी, बट उसे चाहिए ठंडी।
और वहीं साउथ अफ्रीका वाले को लेते आओ, या फिर जो गर्म एरिया में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है उनको यहाँ पे लेते आओ और नॉर्मल टेम्परेचर दो, तो उन्हें क्या होगा, ठंड लगेगी। उनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए ताकि वो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकें। ठीक है, समझ रहे हो। तो वही होता है कि अगर किसी हैबिटेट में तुम जा रहे हो तो उस हिसाब से कुछ उसके फीचर्स होते हैं, एडाप्टिव फीचर्स होते हैं जो तुम्हें एडॉप्ट करने होते हैं। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अपने अंदर उसे ले आना। ठीक है, इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में बट किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। देखो अब यहाँ से तुम समझो, स्वीट पोटैटो और आलू। ठीक है, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट जो जड़ होती है उसका मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो आलू ये तुम्हारा है स्टेम, तना जो जमीन के ऊपर होता है उसका ये आलू मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और जो जमीन के अंदर होता है उसका स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन। इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है फूड स्टोरेज का, उस प्लांट को खाना मिले ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, जब वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाए उस टाइम पे वो खाने के बिना खत्म ना हो, तो उसे हम बोलते हैं एनालॉगी। क्योंकि इनके फंक्शन सेम है बट ओरिजिन अलग है। ओरिजिन का मतलब जहां से शुरू हुए हैं वो अलग है। कैसे अलग है, स्वीट पोटैटो तुम्हारा बना है जमीन के अंदर वाले पार्ट से, रूट से। पोटैटो बना है तुम्हारा जमीन के ऊपर वाले पार्ट से, स्टेम से। ठीक है, तने से। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट, सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स एंड द जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म टू इंक्लूड कॉमन एंसेस्टर। देखो प्रोटीन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं और जीन्स पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ वेरिएशंस हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनसे सिमिलरिटीज भी मैच कराती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा है वो क्या है, ये क्या है, ये कौन सा प्लांट है, ये तुम्हारा है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में जो मॉडिफिकेशन है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, रूट। ठीक है, रूट का, ये जो तुम देख रहे हो ना रूट, इसका मॉडिफिकेशन है ये। और ये जो तुम देख रहे हो पोटैटो में, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इस पार्ट का। ठीक है, तने वाले पार्ट का। और इन दोनों का काम क्या है, फूड स्टोरेज का। तभी तो इसे व्रत में खाते हैं, इसे नॉर्मल खाते हैं ना। काम क्या है, खाते हैं, भले किसी को किसी में खाए, किसी को कहीं खाए, खाते हैं। ठीक है, दिस बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट टू सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ये जो जितने भी हम देख रहे हैं बायोकेमिकल सिमिलरिटीज, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं कॉमन है, थोड़ी बहुत। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनके मतलब अलग चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं कॉमन है। These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms। ये तुम देख रहे हो कि जो जितने भी तुम्हारे हमें बायोकेमिकल नेचर मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जैसे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी थी वैसे ही ये भी देखने को मिल रही है। मैन हैज ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स। देखो अभी हम हाइब्रिड पोटैटो खाते हैं, हाइब्रिड टोमेटो खाते हैं, सॉरी हाइब्रिड टोमेटो, टमाटर मिलता है ना तुम्हें हाइब्रिड वाला, तो कहीं ना कहीं वो इंसान द्वारा बनाया गया है, क्रॉस करा के इंसान द्वारा बनाया गया है। तो जब इंसान ऐसा कर सकता है तो एनवायरनमेंट तो कर ही सकता है। तो देखो इसके कहने का ये मतलब है कि हम इंसानों ने, जो भी इंसान है, मैन है, तुम मैन हो, अगर हो तो तुम भी कुछ कर लो। तो इसके कहने का मतलब है कि मैन, जितने भी इंसान हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट के लिए और सिक्योरिटी के लिए कौन, कुत्ता। और एग्रीकल्चर के लिए बैल, बुल, और ऐसे ही हनी बी भी है। ठीक है, तो ऐसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, जो है प्लांट और एनिमल्स को हमने ब्रीड कराया। ठीक है, मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप। इंसानों ने अलग अलग वाइल्ड मतलब जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको और क्रॉप्स को भी डोमेस्टिकेट किया, मतलब घरेलू बनाया है। द इंटेंस ब्रीडिंग, अब जैसे एनिमल की बात करो तो गाय हो गया, भैंस हो गई दूध देने के लिए, बकरी हो गई, और बाकी चिकन विकन हो गया जो लोग खाते हैं उनको। ठीक है, दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स बट स्टिल आर द ऑफ सेम ग्रुप। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड। देखो
कुत्ते, शहर की अगर बात तुम करो तो यहाँ पे अलग अलग कुत्ते मिलते हैं, बहुत बहुत वैरायटी के ब्रीड्स के। मेरी सोसाइटी में तो बहुत, मतलब कोई इंसान ऐसा है ना जो अकेले निकलेगा रोड पे, साथ में अपना कुत्ता लिया रहेगा। अब पता नहीं कौन कौन सा नाम रखते हैं यार, ये ब्रीड है वो ब्रीड है, क्या ही बताएं। तो देखो जैसे इंसान है तो ब्रीडिंग कहाँ से हुई, दो डॉग्स को आपस में ब्रीड कराएगा, ठीक है। तो एक नई, मतलब नए फीचर्स के साथ एक नया ब्रीड तैयार हुआ, ठीक है। वो हो सकता है कि दूसरे ब्रीड से अलग हो, दूसरे डॉग से वो डॉग अलग हो, उसमें कुछ एडवर्स कंडीशन से लड़ने के लिए क्या बोलते हैं उसे, फीचर्स हो, उसका लुक अच्छा हो, उसकी मतलब जो जीने की एज है वो भी थोड़ी बढ़ जाए, हेल्थ उसका सही रहने लगे, ठीक है, फिटनेस थोड़ा सही रहे, बॉडी का साइज थोड़ा बढ़ जाए, तो डॉग की बात हुई है। तो ऐसे ऐसे क्रॉस करा करके, ब्रीडिंग करा करके हमने एक नई वैरायटी बना दी है। हो सकता है कि वो उसी ग्रुप में वो सुपीरियर हो, आगे मतलब हेल्दी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये भी एक प्रूव है कि इवोल्यूशन होता है। जैसे मान लो अभी मेरे पीछे तुम देख पा रहे हो, वाइट कलर की दीवार है, ठीक है। उस पे अगर मैं दो तितलियां रख दूं या फिर कोई दो इंसेक्ट रख दूं, एक ब्लैक कलर का, दूसरा व्हाइट कलर का, जिस कलर की दीवार है, ठीक है, और मैं एक उनको खाने वाला यहाँ पे इंसेक्ट लेते हैं, समझो पहले बात को। पीछे की दीवार देखो, व्हाइट कलर की है एकदम, वहां पे मैं दो इंसेक्ट रख रहा हूं, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का, दीवार के कलर का, ठीक है। और वहां पे मैं एक उसको खाने के लिए, उस कीड़े को खाने के लिए मैं एक दूसरा इंसेक्ट ले आ रहा हूं, ठीक है। तो छिपकली तुम ले लो, छिपकली, दो इंसेक्ट है दीवार पे और छिपकली उसे खाने जा रही है। तो अब पॉसिबिलिटीज किसकी है कि वो छिपकली किसे पहले खाएगी, या उसे पहले कौन दिखेगा, ब्लैक वाला दिखेगा, ठीक है। अब कंडीशन हम रिवर्स कर देते हैं। मान लो मैंने दीवार को पूरा ब्लैक पेंट करा दिया, एकदम ब्लैक, जिस कलर का इंसेक्ट है ब्लैक वाला, उस कलर का मैंने दीवार को पेंट करा दिया। अब उस पर हम दोनों इंसेक्ट को रखते हैं और छिपकली भी जाती है, लीजर्ड, ठीक है। अब हमें किसके चांसेस हैं कि वो छिपकली पहले किसको पकड़ेगी, व्हाइट वाले को पकड़ेगी। तो सेम वैसे ही हुआ था इस मॉथ के साथ, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें, ये जो तुम मॉथ वाला केस देख रहे हो, इसमें क्या हुआ। जैसे मान लो इंडस्ट्रियां आई, फैक्ट्रीज आई, उसके पहले ये व्हाइट कलर का था, ठीक है। व्हाइट मतलब समझने के लिए भी ले रहे हैं, ठीक है। कलर को तुम ऐसे मत ले लेना कि ये तो, इसमें तो दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें, अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है, समझने के लिए तुम इसको तुम ब्लैक मान के चल सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको ब्लैक कलर ले सकते हो, ठीक है। बस समझने के लिए अभी फिलहाल लेते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं, जैसे मान लो बिफोर, मतलब इंडस्ट्री लगने से पहले क्या हुआ। इंडस्ट्री लगने से पहले ये बार्क जो था, बार्क वो होता है प्लांट का जो आउटर कवर होता है ना, जो अक्सर लोग अपने हाथों से नोच के हटा देते हैं, छिलका समझ सकते हो। तो उस कलर से ये जो व्हाइट वाला है वो कैमोफ्लॉज कर जा रहा था। कैमोफ्लॉज जानते हो क्या होता है, जब किसी कवर से वो अपने आप को कवर कर ले। जैसे एनवायरमेंट में आर्मी, इंडियन आर्मी देखे हो, वो कभी कभी अपनी यूनिफॉर्म को घास और बाकी के जैसे प्लांट्स के जैसे वो कपड़े पहनती है ताकि दुश्मन उसे उन्हें देख ना पाए, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मान लो कि जब ये बिफोर इंडस्ट्री आई नहीं थी अभी, तो उसके पहले व्हाइट वाला अपने आप को कैमोफ्लॉज कर ले रहा था प्लांट की बार्क के साथ। तो उस टाइम पे ये जो है, ये वाला, इसको बहुत चांसेस थे कि ये अपने आप को सेफ कम कर पाए। तो उस टाइम पे क्या था, ये बढ़ रहा था बहुत, व्हाइट वाले की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ये वाला घट रहा था क्योंकि कोई भी इंसेक्ट आ रहा था इसे खा के चला जा रहा था, ये वाला बढ़ रहा था। इंडस्ट्री आई, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब प्लांट का बार्क ब्लैक हो गया, तब इसके चांसेस, व्हाइट वाले के चांस बढ़ गए कि ये अब जल्दी जल्दी ये खत्म होगा। अब ये जो तुम देख रहे हो ब्राउन वाला, इसकी पॉपुलेशन अब बढ़ती गई क्योंकि कोई भी इंसेक्ट आ रहा था तो व्हाइट वाले को खा ले रहा था, इसको ढूंढने में उसे मुश्किल हो रही थी, तो इसे वो ढूंढ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इसको मिल तो रहा था बट कम मिल रहा था, ठीक है। पहले व्हाइट वाला नहीं मिल रहा था, अब व्हाइट वाला बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे it is argued that if within 100 of years man could create new breed, could not nature have done the same over millions of years। इसके कहने का मतलब है क्या, इस बात पे बहस हो सकती है कि इंसान अगर इतनी जल्दी
कोई एक नई ब्रीड तैयार कर दे रहा है तो नेचर अभी तक नहीं की होगी। मतलब नेचर तो इंसानों से बहुत बड़ी है ना, नेचर को भी समझे ही कहाँ है हम। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन केम फ्रॉम इंग्लैंड। ये बात है यूके की, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, ठीक है। वही अंग्रेज जो हम पे राज करके गए, ठीक है, आज हम उन पे कर रहे हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन का तो कर रहे हैं ना। देखो एक और ऑब्जर्वेशन हुआ बाय इन इंग्लैंड, ठीक है। कैसे हुआ? इन कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1850s बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले मतलब 1850 में इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज मोर वाइट विंग्ड मॉथ ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड मेलेनिज मॉथ। पेड़ पे सफ़ेद कलर के मॉथ, मॉथ एक इंसेक्ट का नाम है, सफ़ेद कलर के मॉथ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ब्लैक मॉथ, ठीक है। अभी हमने देखा, देखो इस वाइट वाले की पॉपुलेशन ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ब्लैक, इसको ब्लैक लेके चलना, ठीक है। एनसीईआरटी खुद लिख रही है यार, देखो वाइट मोर देन डार्क विंग और मेलेनाइज्ड मॉथ, ठीक है, डार्क विंग और मेलेनाइज्ड मॉथ। क्यों? क्योंकि ये था तुम्हारा लाइट, लाइट मतलब हल्का, ठीक है। ये उस वाली लाइट की बात हो रही है, लाइट तुम इस लाइट को मत समझ लेना, ठीक है, फोटोन वाली लाइट को मत समझ लेना, लाइट का मतलब हल्का। और ये था तुम्हारा मेलेनाइज या डार्क मॉथ। तो बार्क भी जो प्लांट का बार्क है, आउटर लेयर है, वो भी तुम्हारा कम है, हल्का है, और ये वाइट वाला भी हल्का है। तो इसको खाने के चांसेस अदर इंसेक्ट के कम थे, तो ये अपना पॉपुलेशन बढ़ाते गया और इसके चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि ये जल्दी से ऑब्जर्व हो जा रहा था, तो ये खत्म होते गया। हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 के बाद अब दूसरी स्टडी हुई 1920 में, 170 साल बाद, ठीक है, 70 नहीं, ओनली 70 ईयर्स, ओके, 170 नहीं, ओनली 70 ईयर्स। देयर वेयर मोर डार्क विंग मॉथ इन द सेम एरिया, द प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स। अब क्या हुआ ऐसा? अब ये हुआ ऐसा कि देखो अब जो प्लांट की बार्क है, बार्क का मतलब छाल होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो होता है ना प्लांट, किसी मैंगो प्लांट तुम देख लो तो उसमें आउटर बार्क होता है, ठीक है। तो अब ये डार्क हो चुका है और ये इस वाले मॉथ का भी जो कलर है वो डार्क हो चुका है। एनसीईआरटी तुम्हें समझाने के लिए ये कलर दे रही है ताकि तुम देख पाओ, रियलिटी में जाओगे तो तुम भी पहले 2 मिनट के लिए ना सोच में पड़ जाओगे कि वहाँ पे इंसेक्ट है या नहीं है। अभी फिलहाल तुम्हें समझना है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो व्हाइट वाला बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है, व्हाइट वाले चमक रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब कोई भी इंसेक्ट आएगा, जैसे अब कोई भी बर्ड आ गई, इंसेक्ट आ गया, कोई भी एनिमल आया, तो ये पहले व्हाइट वाले को खाएगा। व्हाइट वाले को खाएगा तो क्या होगा? व्हाइट वाले की पॉपुलेशन, जनसंख्या कम होती जाएगी और ये वाला बचा रहेगा, तो ये वाला अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेगा, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन व्हाइट विंग मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रिडेशन, डार्क विंग और मेलेनाइज मॉथ सर्वाइव। सफ़ेद वाला खत्म होते गया क्योंकि प्रिडेशन, शिकार होते गया, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकेंस covered the tree. In that background, the white winged moth survived, but dark color moth were picked out by predators. यहाँ पे आ रहा है लाइकेन। लाइकेन से याद रखना कि ये एक इंडिकेटर होते हैं SO2 पॉलिनेटर के, पॉल्यूशन के, ठीक है। जहाँ पे SO2 का पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन कभी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल तुम्हें नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले 1850 के पहले जो प्लांट की जो छाल थी, बार्क था, वो लाइट कलर का था, वहाँ पे वाइट वाला बच जा रहा था, लेकिन जो डार्क था वो खत्म होते जा रहा था। बट डू यू नो दैट लाइकेन कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर। हाँ, इंडस्ट्री से SO2 का पॉल्यूशन होता है और लाइकेन वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमें पता है। अब देखो यहाँ से तुम्हें आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। They will not grow in area that are polluted. Hence, moth were able to camouflage themselves. That is hide in background. Camouflage का मतलब होता है कि अपने बैकग्राउंड से वो हाइड हो जाए। जैसे मान लो अभी जो तुम्हें बैकग्राउंड दिख रहा है, दीवार और पर्दे, अगर उस कलर का मैं भी कुछ यहाँ से पहन लूँ, ओढ़ लूँ और ये बस थोड़ी आंखें अपनी खुली रखूँ ताकि मैं देख सकूँ, तो तुम्हें दिक्कत होगी मुझे पहचानने में कि मैं हूँ या नहीं हूँ, समझो। इंडियन आर्मी को तुम देखे हो ना, जब वो ड्रेस पहनती है तो कभी कभी घास वाली ड्रेस पहन लेगी, ग्रास वाली ड्रेस पहन लेगी, अगर उसे रिवर में रहना तो उस हिसाब से अपनी ड्रेस बनाती रहती है। तो ऐसे ही जो मॉथ थे वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर रहे थे।
इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट वाला कैमोफ्लेज कर पा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पेड़ों पे, ट्रीज पे वो उसके बार्क एकदम क्लीन थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो बार्क भी ब्लैक हो गए। इस वजह से आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज लगने के बाद जो था ब्लैक मॉथ अपने आप को ज़्यादा बढ़ा रहा था, क्योंकि पेड़ का बार्क और वहाँ पे लाइकेन का कलर जो ब्लैक मॉथ थी उनकी मैच हो रही थी। इंडस्ट्री लगने के बाद ब्लैक कलर पे वाइट वाला मॉथ पहचान में आ जा रहा था, इस वजह से वो खत्म होते गया। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर इन रूरल एरिया द काउंट ऑफ मेलेनिक मॉथ वॉज लो। जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी, मतलब गांव के एरियाज में, वहाँ पे अभी भी पेड़ों पे सफ़ेद मॉथ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के पेड़ जो ट्रीज हैं वो अभी भी ब्लैक नहीं हुए हैं, उन पे अभी भी SO2 का पॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी भी वो लाइट कलर के हैं। लाइट मतलब वाइट कलर के हैं, वाइट मतलब अभी हल्के कलर के हैं, ठीक है। और वहाँ पे वाइट कलर वाले जो हैं वो अपने आप को आसानी से छुपा सकते हैं, और जो दूसरे कलर के हैं, डार्क कलर के, वो अभी भी पहचान में आ सकते हैं। और कोई अगर बर्ड आई तो पहले डार्क कलर वाले को पकड़ेगी, क्योंकि वाइट कलर वाला पेड़ की बार्क के साथ अपने आप को छुपा लेगा, ठीक है। दिस शो दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज कैन बेटर अडॉप्ट सर्वाइव इंक्रीज इन पॉपुलेशन चाहे। यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन में हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जो अपने आप को एडाप्ट कर ले रहा है, किसी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल ले रहा है, वो सर्वाइव करेगा, वो जिएगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। एक चीज़ तुम याद रखना कि कोई भी ऐसा वेरिएशन नहीं है, कोई भी ऐसी अलग डिफरेंट स्पीसीज नहीं है जो कम्प्लीटली खत्म हो जाए, ठीक है। ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया से वो खत्म हो चुका है, बट हाँ वो मतलब क्या बोलोगे उसे, वो कैरेक्टर हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। Similarly, excess use of herbicide, pesticide, etc. has only result in the selection of resistant variety in much lesser time scale. देखो, जैसे गेहूँ बोते हैं, धान बोते हैं, बाकी के अदर खाने वाली चीज़ें बोते हैं हम, सब्जी हो गई, सब्जी उगाते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड ले आकर छिड़क देंगे, हर्बिसाइड ले आकर छिड़क देंगे, यूरिया, पोटास और बाकी के भी होते हैं ना खाद, वो हम ले आके फेंक देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो जानवर, जो इंसेक्ट पहले उसमें था, अब वो अपने आप को उस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के लिए अपने आप को मजबूत कर लेता है। जैसे होता है ना कि कभी भी किसी पे हाथ उठाओ तो उसे यहाँ तक मत टच होने दो, क्योंकि अगर तुम एक बार किसी को मार दिए ना तो तुम्हारे हाथ, तुम्हारे थप्पड़ की वो इंटेंसिटी पहचान लेगा कि इतना तेज होता है, और जब अगली बार मारने जाओगे तो उसे उतना एक्सपेक्ट रहेगा कि इतनी तेज लगेगा, तो वो अपने आप को उस लायक मतलब बना लेता है, ताकि अगर लगे उतना तेज तो उतना दर्द ना हो जितना पहली बार में हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही जो इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं खेतों में, वो भी जब बार बार पेस्टिसाइड छिड़की जाती है तो वो अपने आप को उतना रेजिस्टेंट बना लेते हैं, उतना प्रतिरोधक बना लेते हैं, ताकि अगली बार जब आए तो उसमें से बच जाए, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर माइक्रोब अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक, देखो यहाँ से एक और चीज़, अगर तुम्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो जितना डॉक्टर बोले उतनी दवा तुम खाया करो, ठीक है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेडिकल स्टोर वाले से मेरी बात हुई है नहीं, इस वजह से क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जब तुम पहली गोली खाते हो, मान लो 50 से 60% बैक्टीरिया मर गई, ठीक है, वायरस भी मर गए, दूसरी गोली खाए 70 से 80% जो थे वो खत्म हो गए। अब तुम्हारा बुखार और बाकी के सिम्टम्स हट गए बॉडी से, अब तुम्हें लगा कि हम तो ठीक हो गए, बट क्या हुआ, वो 5-7% जो बचे थे, अब तुम्हारी उस दवा के लिए वो अपने आप को प्रतिरोधक बना लिए, रेजिस्टेंट बना लिए, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, वो उस चीज़ के लिए अब अपने आप को रेजिस्टेंट बना चुके हैं, तो जब अगली बार तुम खाओगे ना तो उससे हाई डोज लेना पड़ेगा तुम्हें। 50 mg की अगर तुम दवा खाते हो तो 50 mg तुम पे काम नहीं करेगी, अगर तुम बार बार दवाई बीच में स्किप करते रहो तो अगली बार तुम्हें 100 mg खानी पड़ेगी, फिर 200 mg खानी पड़ेगी। तो इस वजह से जितना तुम्हें दवा मिले वो पूरा डोज किया करो। अब इससे हमें क्यों रिलेट किया, क्योंकि जैसे जैसे तुम छोड़ोगे तो जो भी बैक्टीरिया उसमें का बचा रहेगा वो क्या होगा, वो अपने आप को अब नए उस वो जो तुम्हारी दवा में था उसके लिए अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अगली बार आएगा तो हम देख लेंगे इसे, तो जब हाई डोज लोगे तब वो खत्म होगा।
Hence, resistance organisms and cells appear in a time scale of month, years and not centuries. तो जो दिखा रहा है कि जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो 100 साल नहीं लेते, 200 साल नहीं लेते, वो या तो महीने में हो जाएंगे या तो 1-2 साल में हो जाएंगे। ठीक है, ये 100 साल 200 साल नहीं लेंगे। इवोल्यूशन ये वाले नहीं है, क्योंकि ये छोटे इंसेक्ट है। बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है, 1 घंटे में उसकी 3 जनरेशन हो जाएंगी। अब इंसान थोड़ी है कि 60-70 साल में उसकी 3 जनरेशन होंगी, 90 साल में। दीज आर एग्जाम्पल्स इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है कि ह्यूमंस के द्वारा कॉज हुआ इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब जिसमें ह्यूमन इंटरफेयर करे, इंसान अगर किसी चीज़ में इंटरफेयर कर रहा है उसके थ्रू अगर कोई इवोल्यूशन हो रहा है उसे हम बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। दिस ऑल्सो टेल अस इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। ये हमें ये भी बताता है कि इवोल्यूशन जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। इट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ह्यूमन। ये एक चांस इवेंट है। चांस इवेंट का मतलब कि अगर कोई म्यूटेशन हुआ या फिर कोई नेचर में इवेंट हुआ, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, या फिर कोई जमीन का टुकड़ा खिसक गया, बहुत सारे इवेंट हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये चांस इवेंट है। ठीक है, ये कोई डायरेक्ट नहीं है कि होगा ही होगा। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कॉज क्रिएटेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो आज के लिए इतना ही था, मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।